गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, ओम्स लॉ। तो चलो बच्चों आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बच्चों? क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा होगा ना। तो ओम्स लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to applied potential difference। ये स्टेटमेंट है, किसी भी कंडक्टर में हम जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। व्हेन कंडीशन है बच्चों, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी उसमें जो करंट होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली होगा। ऐसे दिस इज योर कंडक्टर और ये है बैटरी, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस। ठीक, जितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के अक्रॉस प्लस माइनस, जैसे 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, उतना ही ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बट कंडीशन इज दैट व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट ये हुई आई डायरेक्टली टू वी, ठीक है। लेकिन मैथ में ये बोल सकते हैं आई बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, एक ही बात है, एक दूसरे के डायरेक्टली है तो रिवर्स करके भी लिख दिया। डायरेक्टली को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है आर। आर को क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकल जाएगा? V बाई आई से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये जो R है ये डायरेक्टली को रिमूव करने के लिए आया है और ये कांस्टेंट का साइन है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट से कोई लेना देना नहीं है। ये रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उसकी लेंथ कितनी है, टेम्परेचर कितना है, एरिया कितना है, इन सब चीज़ों पे। ओम्स लॉ में अगर V और I में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा? V और I में ड्रॉ करें तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर हम I और V में ड्रॉ करें तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ओम्स लॉ यही कहता है V और I क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं, ठीक। लेकिन कंडीशन है टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो V और I को डिवाइड करने से क्या मिलता है? मैंने +1 में पढ़ाया था, अगर VI ग्राफ से रेजिस्टेंस चाहिए तो स्लोप के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रेजिस्टेंस देगा। मैंने बता रखा है ना, डिवाइड करने से आपको I और V का नहीं देगा, I और V का क्या देगा? 1/R देगा, क्योंकि V बाई आई क्या होता है? R। और स्लोप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ये एंगल, इस एंगल का tan थीटा क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। मीन्स स्लोप का मीनिंग क्या होगा? tan थीटा, और यही आपका रेजिस्टेंस होगा VI ग्राफ में। अगर VI ग्राफ में हम अगर स्लोप बनाए तो वो स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये है ओम्स लॉ।
आई होप आपको ओम्स लॉ समझ आ गया होगा। कंडीशन पे ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट है। अब ओम्स लॉ के बाद मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की। यहाँ अब बच्चों हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ये देखो, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट का अपोज करे। करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी विच oppose the flow of charge, which oppose the flow of charge or electric current। जो चार्ज के फ्लो का अपोज करे और इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करे। मटेरियल का मतलब कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, सेमी कंडक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, बाधा। जो करंट के फ्लो का अपोज करे उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट बच्चों इसकी क्या होती है? ओम। सिंबल क्या है? ऐसे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ। तो बेटा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। ओके, तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को हमने ओम्स लॉ में देख लिया था ना। अब बात आती है बच्चों, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं। सपोज करो बेटा ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ क्या है बेटा? L। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A। और ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ये आयरन का हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, रबर, प्लास्टिक, कुछ भी, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो जो रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है? इसके लिए आप देखें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी भी कंडक्टर का जितना ज्यादा लेंथ होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही होगा। सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचना है तो बीच में जो मेटल आयंस होंगे उनसे ज्यादा कोलाइड करेगा। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक बच्चों ये एरिया के इनवर्सली होता है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि एरिया के इनवर्सली है? देखो यहां से एंटर करने के लिए अगर स्मॉल एरिया होगा, सपोज करो ये है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा स्पेस होगा, नहीं, कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। सपोज करो आप स्कूल में एंट्री करते हैं, जो मेन आपका गेट है वो बहुत छोटा है और जब बच्चे उसमें से निकलेंगे तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर गेट बड़ा होगा एंट्री का तो उसमें कोलिजन के चांसेस कम होंगे। तो एरिया के इनवर्सली, मतलब कि छोटा एरिया होगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे, ज्यादा होगा तो कम होगा। तो रेजिस्टेंस एरिया के क्या होता है? इनवर्सली होता है। इन दोनों को कंबाइन कर लो बच्चों। कंबाइन इक्वेशन 1 और 2।
1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L बाई ए। बोलो, फिर डायरेक्टली को रिमूव करेंगे तो आता है रो L बाई ए। रेजिस्टेंस में जब हम डायरेक्टली के साइन को रिमूव करते हैं तो एक फैक्टर आता है जिसका नाम होता है रो, जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके दो नाम हैं। तो कुल मिला के जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हुआ, रो एल बाई ए आपके लिए तैयार हो गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आपको ये कोई पूछ ले कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो एक तो लेंथ हो गया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एक इसमें है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर कितना है और मटेरियल किसका बना हुआ है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ऐसे करके। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कुल मिला के 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और लास्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है बेटा, वो आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ऐसे। ठीक है, ये है नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर समझ आ गए, लेंथ, एरिया, और ये दोनों टर्म किसमें इंक्लूड है, इस रो के अंदर इंक्लूड है। ये इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 2 फैक्टर इसके और 2 ये हो गए, टोटल रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर होंगे। तो आज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ केस पढ़ाऊंगा कि रेजिस्टेंस कि न्यूमेरिकल में आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। आपको देखो न्यूमेरिकल में क्या देगा, या तो कहेगा लेंथ को चेंज किया है, या आपको कहेगा एरिया चेंज किया है, या कहेगा दोनों चेंज किए हैं। तो मैं 3 फॉर्मूले फॉर्म कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करें। तो 3 केस आपको मिल जाएंगे बेटा। केस 1 बच्चों आपको मिलेगा, आपको कहेगा कि लेंथ में ही चेंज दिया गया है, ओनली लेंथ इज चेंज। लेंथ चेंज कैसे हो सकती है, ये केस कब लगेगा, जब वो कहेगा हमने स्ट्रेच कर दिया है कंडक्टर को, तो जिसमें लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये भी ध्यान रखना, पैरेलल में लेंथ जब स्ट्रेच करने से इंक्रीज होती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। नहीं, किसी रबर को, जैसे कोई रबर है सिलेंड्रिकल शेप में है, उस रबर को आप खींचेंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली लेंथ ही चेंज। तो देखो बेटा, आर का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। जब एल में ही चेंज गिवन हो तो एल से मल्टीप्लाई कर लो, एल से डिवाइड कर लो, तो रो एल स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम। अब कंफर्म हो गया, जब स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम रहेगा सेम। टेंशन खत्म हो गई। और रो भी चेंज नहीं होगा, आयरन को स्ट्रेच करने से वो आयरन ही रहेगा। बोलो, या गोल्ड बन जाएगा या सिल्वर बन जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब कोई आपको कहेगा लेंथ को स्ट्रेच करके हमने ट्रिपल कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। सीधा आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। एल स्क्वायर के थ्रू देखेंगे, क्योंकि स्ट्रेच करने से ना रो चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा। समझ गए। इसी तरह से ओनली एरिया इज चेंज।
जब वो कहे कि देखो चेंज तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन मैं न्यूमेरिकल की अप्रोच बता रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको एरिया में ही चेंज गिवन हो, मैं ओनली लेंथ इज चेंज गिवन, ओनली एरिया इज चेंज गिवन, तो फॉर्मूला वही रहेगा रो एल बाई ए। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से डिवाइड, ऊपर वॉल्यूम हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर, ठीक है, एल इंटू ए। अब कहेगा एरिया को 3 टाइम्स कर दिया है, मतलब कि कंप्रेस करके, तो एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, रो चेंज नहीं होगा, तो एरिया में जो भी चेंज आने वाला है बच्चों उसका इफेक्ट क्या होगा, 3 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 1/9 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 1/16 हो जाएगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर आपको क्वेश्चन में दोनों का ही चेंज गिवन हो, कहेगा लेंथ का भी चेंज गिवन है, एरिया का भी चेंज गिवन है, तो फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो एल बाई ए। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया। बाकी जब मैं क्वेश्चन की एक्सरसाइज लूंगा ना, जब हमारे क्वेश्चन का लेक्चर होगा तब मैं सारे क्वेश्चन एक साथ ही लूंगा, रेजिस्टेंस के, ओम्स लॉ के। अभी पहले मैं बेसिक पार्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको ओम्स लॉ क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब एक टर्म आया था रो, अब मैं बात कर रहा हूँ रो की, जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो बात करें, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका सिंबल है रो, ठीक है। देखो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और रजिस्टिविटी को पहले समझ लेते हैं, रजिस्टिविटी है क्या, फिर उसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखो बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो एल बाई ए। यहां से रो को निकाल लेते हैं, रो आ जाएगा आर ए बाई एल, ठीक है। अगर मैं कहूं मटेरियल का एरिया है 1, लेंथ भी है बच्चों 1, किसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, किसी मटेरियल का लेंथ है बच्चों 1 मीटर, ठीक है। तो अगर एरिया भी 1 है, लेंथ भी 1 है, तो जो रो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि जो रजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल होगा, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि रजिस्टिविटी बेसिकली किसके इक्वल है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही तो है, लेकिन कब, जब एरिया 1 हो और लेंथ 1 हो। तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है जब उस मटेरियल का लेंथ 1 हो और एरिया 1 हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें लेंथ फिक्स हो गया, एरिया फिक्स हो गया, इसलिए मटेरियल का रजिस्टिविटी फिक्स होता है। दुनिया का कोई मटेरियल हो उसका रजिस्टिविटी फिक्स है, इतना है तो इतना ही रहेगा, बस वो अफेक्ट होगा नेचर से, मतलब कि आयरन है या कॉपर है उनका डिफर करेगा, और टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज होगा, 2 फैक्टर है। तो मैं ये लिख रहा हूं, रजिस्टिविटी क्या हुआ, इट इज दी रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल या कंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो रजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, इसलिए इसका नेम रखा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या रखा गया है बच्चों, स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक हो गया, इसमें लेंथ स्पेसिफिक हो गई, एरिया स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसका नेम रखा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाएगा इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट इसका होगा ओम मीटर। कैसे निकलेगा? यहां आ जाओ। रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो क्या है ऐसा यूनिट? ओम मीटर। तो एग्जाम में इसका डेफिनेशन आ सकता है, इसका ऐसा यूनिट आ सकता है, और ये पूछा जाएगा ये किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? रजिस्टिविटी। तो इट डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर हैं, एक तो बेटा टेम्परेचर है और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपका जो रजिस्टिविटी है वो टू फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करने से, एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करने से रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। रजिस्टिविटी की बात करें तो माइंड सेट होना चाहिए, दो ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मटेरियल चेंज हो रहे हैं क्या? मटेरियल का मतलब आयरन से कॉपर ले रहे हैं क्या? कॉपर से सिल्वर ले रहे हैं क्या? जिंक ले रहे हैं, निकल या कोई भी अलॉय, ये तो हो गया नेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं क्या? अगर ये दोनों फिक्स है तो समझ लेना रो में कोई चेंज नहीं आएगा। लेंथ एरिया चेंज होने से सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो आई होप आपको ओम्स लॉ क्लियर हुआ होगा, रेजिस्टेंस क्लियर हुआ होगा, आपको रजिस्टिविटी भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस और रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। इन टर्म को, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कंडक्टेंस। इसको जी से लिखते हैं, सिंबल कुछ भी हो सकता है। देखो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, मतलब ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करने की टेंडेंसी, चार्ज को रोकने की टेंडेंसी, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है चार्ज को फ्लो कराने की टेंडेंसी। ठीक है बच्चों, ये बात है। तो जो कंडक्टेंस होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 by रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 by रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस को हम लिख सकते हैं 1 by R लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस हो गया बच्चों 1 by R। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, इतना समझ आ गया ना, ये फ्लो कराने की टेंडेंसी होती है कि चार्ज फ्लो करे, तो वो तो कंडक्टेंस है, और जो चार्ज को रोके वो रेजिस्टेंस है। ठीक, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट। रेसिप्रोकल मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि रेजिस्टेंस क्लियर है, उसका उल्टा मीनिंग होता है जस्ट। ऐसा यूनिट देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। बोलो रेजिस्टेंस का ओम तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं। ओम इनवर्स बोलो या उल्टा कर दो MHO, मोह हो जाएगा। या साइमन भी होता है, इसका एक यूनिट हो, क्या होता है? साइमन भी होता है। तो ये 3 यूनिट है किसकी बच्चों? कंडक्टेंस को आप ओम इनवर्स बोल सकते हैं, मोह बोल सकते हैं, या साइमन बोल सकते हैं। ये है कंडक्टेंस। एक होता है बेटा कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से लिखते हैं। कंडक्टिविटी क्या है? ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा?
it is the reciprocal of resistivity. इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है। तो कंडक्टिविटी हो जाएगा 1/ρ हो जाएगा। कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं ना, 1/ρ से लिख सकते हैं। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बताया था मैंने? ओम मीटर। तो यह हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को लिख सकते हैं मो, तो मो मीटर इनवर्स। और मो को क्या लिख सकते हैं? साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। तो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आई होप आपको समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी समझ आया होगा। ओम्स लॉ समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ की लिमिटेशन देखेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कुछ रिलेशन है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी में, करंट डेंसिटी में, ये सब देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, थैंक यू।